अभी सभी के हाथ में ये चाय की चुस्की तो जरूर होगी। और मैं आपके माध्यम से जितने सारे टोटल प्रत्याशी हैं, मैं चैलेंज करता हूं उनको, मैं उनको चैलेंज करता हूं आपके माध्यम तो से सर, कि अंकिता भंडारी अब एक मुद्दा नहीं रह गया है। एक ऐसा इमोशनल कार्ड बन चुका है हर एक राजनेता के लिए, बुरा मत मानिएगा, हर एक राजनेता के लिए, कि अगर हम किसी के पास भी कोई साक्षात्कार करते हैं तो अंकिता भंडारी का नाम जुबान पे जरूर रहता है। फिर भी इतना कुछ होने के बाद अंकिता भंडारी का जो प्रकरण है वो वही का वही है, अभी थमा हुआ। तो सारी चीजें क्या जब राजनीति में कुछ नया उछाल होने वाला होता है तभी बाहर आती हैं। सर, आप अकेले ही नहीं इस रेस के घोड़े हैं। आप ही की पार्टी में कई हैं, चाहे हम प्रवीण जाटव का नाम लें, महेंद्र सिंह जी का नाम लें, या फिर अभी हाल ही में नरेश चंद्र मास्टर जी का नाम लेते हैं। क्या लगता है, इनको एक तरफ रखकर दीपक जाटव क्या इनसे बेहतर है? हाँ, बीजेपी बोल रही है कि मोदी जी की लहर चल रही है, तो मोदी जी की लहर में आपने खुद से शुरू कर दिया। तो चलिए अगला सवाल यही करते हैं कि अगर मोदी जी की लहर चल रही है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप यानी कि कांग्रेस से मेयर सीट पे होंगे, क्योंकि लहर तो मोदी जी की चल रही है ना। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप ये सोच रहे हैं कि अगर दीपक जाटव सबके सामने खड़ा होगा तो लोग पहचान जरूर देंगे कि हाँ, ये चेहरा वहां भी था, ये चेहरा वहां भी था? क्योंकि लोग जनरली मुद्दों के लिए अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। आरोप प्रत्यारोप जो तमाम एक नेता पे लगते हैं, उन अलग, वो एक अलग सेशन होगा, एक अलग आपके सामने एक एपिसोड लेके आऊंगा जिसमें कि दीपक सर इस साइड बैठे रहेंगे और मैं इस साइड बैठा रहूंगा। मेयर की कुर्सी संभालते हैं तो वो 5 काम जो नहीं हुए हैं शहर में, उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? 5 काम। अभी सभी के हाथ में ये चाय की चुस्की तो जरूर होगी, और अगर चाय की प्याली नहीं है तो गर्म पानी की एक कटोरी या गिलास, कुछ भी कह दो, वो जरूर होगा। क्योंकि अब शहर में ठंड आ चुकी है, मगर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं हर एक जगह ठंड आई होगी, मगर ऋषिकेश में नहीं आई है। ऋषिकेश में आए हैं तो चुनाव नगर निगम के, और इस गहमा गहमी में इतना कुछ बढ़ चुकी है गर्मी कि सर साथ में बैठे हुए थे, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे मुझे, अंकित भाई मैंने अंदर से एक स्वेटर पहन रखी, इसको भी हटा देता हूँ। क्यों? मौसम बाहर बहुत ज्यादा ठंडा हो रखा, मगर अंदरूनी जो चीजें हैं काफी ज्यादा गर्म हो रखी है। दीपक जाटव नाम के एक शख्सियत मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, और कई लोगों ने नाम सुना है, कई बातें सुनी होंगी, कई चीजें हुई हैं। कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं मेयर सीट की, मगर उनका कहना यह भी है कि मेयर सीट पे तो अंकित भाई मैं ही बैठूंगा, और पहला साक्षात्कार शायद आपके साथ ही करूंगा। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। मगर पहला सवाल आपसे यही रहने वाला है कि क्यों मेयर सीट दीपक जाटव को देखती है? मुझे लगता है कि जितने भी दावेदार इस पद के लिए, चाहे कांग्रेस में है चाहे वो भाजपा में है, मुझे लगता है कि मैं उनसे बेहतर साबित होऊंगा। क्योंकि जितने भी लोग आज की डेट में इस कतार में आकर खड़े हुए हैं, अगर उनसे उनका योगदान जनता की समस्याओं को लेकर पूछा जाए, अगर उनसे उनका योगदान उनके विज़न को लेके पूछा जाए, तो वो कुछ नहीं है। वो आप देखेंगे, अगर भाजपा वालों से पूछेंगे तो वो सीधा इस चुनाव को भी मोदी जी की प्रतिष्ठा से जोड़ देंगे। वो विदेशों की बात करने लगेंगे, वो अमेरिका से, चीन से, और उन चीज़ों के बारे में बात करने लगेंगे। वो विकास की या वो काम की या वो एक विज़न की बात करते ही नहीं है कभी। और जो बाकी हमारे साथी हैं, वो चूँकि कई जो दावेदार हैं वो बड़े नए नवेले हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो कहीं 19 होंगे, और मुझे लगता है कि मैं उनसे बेहतर साबित हो सकता हूँ। ये सारी बातें सर आपने करी कि हाँ, बीजेपी बोल रही है कि मोदी जी की लहर चल रही है, तो मोदी जी की लहर में आपने खुद से शुरू कर दिया। तो चलिए अगला सवाल यही करते हैं कि अगर मोदी जी की लहर चल रही है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप यानी कि कांग्रेस से मेयर सीट पे होंगे, क्योंकि लहर तो मोदी जी की चल रही है ना। मोदी जी की लहर को अगर कोई भी देखे तो वो लोकसभा में आप मान सकते हैं कि लोकसभा में प्रदर्शन पार्टी का, उनका भाजपा का अच्छा रहा। आप विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो मोदी जी का हम मान सकते हैं कि हाँ, उनका प्रदर्शन उसमें अच्छा रहा। लेकिन जो स्थानीय निकाय चुनाव हैं, ये हमेशा से जनता के लोकल मुद्दों पर इन पे बात होती है। और अगर आप ऋषिकेश का इतिहास भी आप उठा के देखेंगे तो भाजपा तो यहाँ पे पहले भी थी ना। यहाँ पे हमेशा से चुनाव रहे, तो भाजपा विधानसभाओं में, लोकसभाओं में हमेशा लीड करती थी। लेकिन जो हमारे कांग्रेस से ही एक बागी प्रत्याशी यहाँ पे दीप शर्मा जी हुआ करते थे, तो वो 3 बार चुनाव लड़े चेयरमैन का, और तीनों बार विजयी होकर आए।
तो तब भाजपा का कैडर वोट कहाँ चला जाता था। तो ऐसा नहीं है, ये स्थानीय मुद्दे के चुनाव होते हैं। स्थानीय जनता का उनको जो लगता है कि ये हमारे हितों के लिए की रक्षा कर पाएगा या हमारी बात को तवज्जो देगा, उसके लिए वो जनता अपना जुड़ाव महसूस करती है। वो प्रत्याशी चाहे किसी भी पार्टी का हो, फिर वो निर्दलीय हो या कुछ हो, तो उसके साथ ही जनता अपना जाना सुनिश्चित कर लेती है और उसको फिर वो विजयश्री दिलाकर उसी को पद तक पहुंचाती है। तो मुझे लगता है कि इसमें स्थानीय मुद्दे ही हमेशा की तरह हावी रहेंगे। ये कोई राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव नहीं होगा। राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव नहीं होगा, मगर सर आप अकेले ही नहीं इस रेस के घोड़े हैं। आप ही की पार्टी में कई हैं, चाहे हम परवीन जाटव का नाम लें, महेंद्र सिंह जी का नाम लें, या फिर अभी हाल ही में नरेश चंद्र मास्टर जी का नाम लेते हैं। क्या लगता है, इनको एक तरफ रखकर दीपक जाटव क्या इनसे बेहतर है? निश्चित रूप से मैं अपने आप को इनसे बेहतर मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा राजनीतिक तजुर्बा, उम्र में मुझसे तीन लोग ऐसे हैं जो मुझसे उम्र में जरूर ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अनुभव में मैं उनसे ज़्यादा हूँ। क्योंकि जितना घिसा हुआ इसमें संगठन के तौर पर एनएसयूआई का मैं 6 साल अध्यक्ष रहा इसी ऋषिकेश के अंदर, और जितने साल मैं एनएसयूआई का अध्यक्ष रहा उतने साल हम पांचों की पांचों सीट पर विजयी हुए। बाद में फिर 5 से 2 सीटें होने लगी थी अध्यक्ष सेक्रेटरी की, दोनों सीटों पर हम लोग विजय हुए। और मैं उस समय नेतृत्व करता था एनएसयूआई ऋषिकेश का। यूथ कांग्रेस का मैं अध्यक्ष 3 साल रहा। राजपाल खरोले जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रथम प्रदेश अध्यक्ष बने थे 2007 में। तो मैं उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला और मैंने बहुत अच्छी तरीके से संगठन की बारीकी को समझा और वार्ड वाइज मैंने बूथ वाइज अपना संगठन को खड़ा किया। उसके बाद फिर मुझे व्यापार मंडल का, मैं युवा व्यापार मंडल का अध्यक्ष बना था, तो व्यापारियों के हितों के लिए हमेशा उनके साथ जुड़ा रहा, उनके साथ चीज़ों को लेके उनके हितों के लिए लड़ाई लड़ते रहे, उनके मुद्दों को उठाते रहे, चाहे जीएसटी के इंस्पेक्टर से लेके हो, चाहे बाकी बाजार की चीज़ों को लेकर नगर पालिका से टकराव हो, तो हमेशा हम उनकी बातों को उठाते रहे और लड़ते रहे। और उसके बाद मुझे टैक्सी यूनियन के साथ मैं काम करता था, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्टर भी रहा हूँ। तो तब भी उनके लोगों के साथ भी बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहाँ टैक्सियों की संख्या है, हज़ारों की संख्या में, तो उनके साथ भी मेरा जुड़ाव है। तो मुझे लगता है कि मैं हर तरीके के तबके के साथ, कांग्रेसी जनता के साथ, ग्रामीण क्षेत्र की जनता के साथ, हमें सजवाणी जी के साथ रह के काम करने का मौका मिला जब वो सिंचाई मंत्री थे। तो इसलिए मैं सब लोगों के साथ जुड़ा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उनसे बेहतर साबित होऊंगा और बाकी सब लोग अनुभव में मुझसे संगठन के अनुभव के तौर पर मुझसे कम नहीं। सर हालांकि ऋषिकेश मेयर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई है, मगर अगर बात करें हम पूरे फैक्टर्स की, तो फैक्टर ये कहता है कि भाई अनुसूचित जाति से सामान्य वर्ग या फिर और वर्ग के काफ़ी लोग ज़्यादा है इसमें। तो कैसे आप इस चीज़ को टैकल करेंगे कि भाई हाँ, आपको अच्छी मात्रा में वोट मिलने वाले हैं, आपके वोट कहीं और डाइवर्ट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आपके पास जो पब्लिक होगी वो दोनों है, सामान्य भी है तो अनुसूचित भी, तो हर एक कैटेगरी आपके पास है। कैसे आप ऐसे कह सकते हैं यार, इतना कॉन्फिडेंस कैसे रख सकते हैं कि भाई नहीं, आने वाले जो चुनाव है उसके जो रिजल्ट होगा वो मेरे पक्ष में होगा? देखिए, मैं इस बात के लिए बहुत आश्वस्त हूँ, क्योंकि जिस समय ये सीट सामान्य थी और इसमें दावेदारी लोगों के द्वारा अपनी की जा रही थी, दोनों पार्टियों के द्वारा, तो हम तो कहीं भी उसमें किसी लाइन में थे ही नहीं। मैं तो अपना कार्यकर्ता के तौर पर जो भी संगठन मुझे जिम्मेदारी देता, और मैं तब भी अपने वार्ड की कमेटियों में, अपनी बूथ की कमेटियों में, उनकी तैयारियों में मैं लगा हुआ था। तो उसके बाद फिर ये किन्हीं परिस्थितियों बस ये सीट अनुसूचित जाति के लिए पहली बार ये आरक्षित हुई है, तब मैंने अपनी दावेदारी करी है। तो जिस समय ये सामान्य सीट थी, तो उस समय हमारी कोई दावेदारी नहीं थी। जितने भी दावेदार थे उन सब के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उनमें से ईश्वर जाने किसको मौका मिलता। तो मैं तो उन सब के लिए अपनी जो ग्रास रूट वाली हमारी तैयारी थी, मैं सबके लिए तैयारी कर रहा था। लेकिन वो अब ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो जो तैयारियां लोगों के लिए कर रहा था, वो मेरे खुद के काम आ रही हैं। तो ये एक मौका हमारे बाबा साहब के आशीर्वाद के कारण, और जो यहाँ पर इस तरीके की परिस्थितियाँ जो निर्मित हुई हैं, कि जिसकी वजह से ये पहली बार मौका मिल रहा है, तो तब मैं मैदान में हूँ। तो उसी कारण मैं ये कह सकता हूँ कि बाकी सब लोगों का, क्योंकि मैंने कभी किसी की ना तो कभी किसी की काट-छाँट करी, ना कभी किसी के लिए उनकी दावेदारियों के बीच में मैंने कभी कोई अपनी टाँग अड़ाई। तो मुझे उन सब लोगों का साथ भी मिलेगा, स्नेह भी मिलेगा और मिल रहा है। उन सब लोगों के आशीर्वाद से, उन लोगों को साथ लेकर ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि कोई ऐसी स्थिति नहीं होगी और सब लोगों का साथ सहयोग मिलेगा और मैं निश्चित रूप से इसमें विजयी होऊँगा। सर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप ये सोच रहे हैं कि अगर दीपक जाटव सबके सामने खड़ा होगा तो लोग पहचान ज़रूर देंगे कि हाँ, ये चेहरा वहाँ भी था, ये चेहरा वहाँ भी था?
इन मुद्दों पे हम बात कर सकते हैं। तो अच्छा, इन मुद्दों पे बात करें तो दीपक जाटव खड़ा हो रखा था, क्योंकि लोग जनरली मुद्दों के लिए अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। तो क्या ऐसे हैं आपके पास ऐसे? देखिए, ये तो अगर मैं अपना पिछले 30 साल से ज़्यादा मुझे हो गए संगठनों में, विभिन्न संगठनों में रहकर, छात्र संगठनों से लेके और मेन कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हमेशा से कोई भी मुद्दा ऐसा रहा हो, तो आप मैं अब कितने आपको गिनाऊंगा, चाहे वो सड़कों का के निर्माण को लेके हो, यहाँ पे गड्ढा मुक्त करने को लेके हो, तो हमने पीडब्ल्यूडी को की जान आफत में करके रखी। हरिद्वार रोड पे अभी पिछले वर्ष की बात है, पिछले से पिछले साल की बात है, सड़क आज बनी और 2 दिन बाद उसमें गड्ढे पड़ने शुरू हुए। तो उसमें एनएच के अधिकारियों का हमने जीना हराम कर दिया कि जब तक वो उनको गड्ढा मुक्त नहीं कर दी गई सड़कें और उनको दोबारा से रिपेयर करके बनाना दिया गया उनको। हमेशा से यहाँ पर पानी की समस्या, लो प्रेशर की समस्या हो जाती है गर्मियों में, जिस समय यात्रा सीजन चलता है, तो यात्री भी चूंकि भारी संख्या में ऋषिकेश में आता है, तो जल संस्थान के लोगों से उन स्टैंड पोस्ट का काम करवाना, उन चीज़ों को कि अब जलापूर्ति हमेशा से पूर्ति करवाना, अगर कहीं कहीं कमी हो रही है तो अपने माध्यम से वहाँ पर वाटर टैंकर भिजवाना, ये सब काम हम लोग करते रहे। बिजली की समस्या जो भी कभी रही है उसके लिए हमेशा से जन आंदोलन करना, ये मैं शुरू से करता हूँ। और मैं एक बात आपको बताऊँ, ये अभी 3 एक साल पहले की बात है। एम्स रोड जाने वाली जो रोड है, वीरभद्र, जो यहाँ पे आमबाग की तरफ से जो सड़क है, वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में बड़े बड़े गड्ढे वहाँ पर हो रखे थे। कई बार वो, जबकि वो हमारे नगर पालिका क्षेत्र से बाहर का एरिया है, लेकिन वो एक जन आंदोलन हमने उसके लिए किया और हमने वहाँ पे अधिकारियों को झकझोरा और उनको चेताने के लिए हमने वहाँ पर धान को रोपने का काम किया कि अगर उनको शर्म आए, और जितना कीचड़ वहाँ पे हो रखा था, जितनी मिट्टी वहाँ पे हो रखी थी, तो उसके हमने वहाँ पे धान रोपाई का काम किया, तो जिसके कारण अधिकारियों पर प्रेशर पड़ा। अधिक जब मीडिया में आप जैसे जागरूक लोगों के कारण वो चीज़ें चर्चा में आई, जब वो सामने आई और जब वो आंदोलन सामने आया, तो अधिकारियों की कानों में जू रेंगी और उन्होंने वो सड़क को रातों रात बनाने का काम किया। और जन आंदोलनों की हम बात करें, तो सबसे बड़ा जो जन आंदोलन हम लोगों ने अभी पिछले 2 वर्षों से हम लोग इसको देखते आ रहे हैं, इसकी पहली बरसी उस बिटिया की, उस गरीब पहाड़ी बिटिया की, जो अंकिता भंडारी थी। अंकिता भंडारी का जघन्य हत्याकांड इस पूरे देश ने देखा और पूरा देश उससे विचलित हुआ और सबका मन खराब हुआ, और उसके लिए हमने पूरी लड़ाई लड़ने का काम किया। आज भी उनके लिए हम लोग थाना कोर्ट कचहरी आज भी देख रहे हैं, आज भी झेल रहे हैं उन चीज़ों को, और उस परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं जब तक कि उसको न्याय नहीं मिल जाता। पूरे देश ने हमें देखा, पूरी मीडिया ने उस चीज़ों को कवर किया था कि किस तरीके से हमें घसीट घसीट के, और बैराज डैम से लेकर पूरा बैराज डैम में हमारी सब कोहनियाँ छिल गई, घुटने छिल गए, कपड़े फाड़ दिए गए। पुलिस ने हमें लाठियों से कोच कोच के किस तरीके से गाड़ियों में भरा और कहाँ हमें जंगलों में छोड़ा है, ये पूरे सब समाज ने देखा है, इस देश ने देखा है, इस प्रदेश ने देखा है। लेकिन हमने उस परिवार का, उस बिटिया का साथ नहीं छोड़ा और ना छोड़ेंगे। अंकिता भंडारी के न्याय की लड़ाई शुरू से लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे जब तक कि उसको न्याय नहीं मिल जाता और उनको अंजाम तक नहीं पहुंचा देते हम कातिलों को। दीपक सर, अंकिता भंडारी अब एक मुद्दा नहीं रह गया है, एक ऐसा इमोशनल कार्ड बन चुका है हर एक राजनेता के लिए, बुरा मत मानिएगा, हर एक राजनेता के लिए, कि अगर हम किसी के पास भी कोई साक्षात्कार करते हैं तो अंकिता भंडारी का नाम जुबान पे जरूर रहता है। फिर भी इतना कुछ होने के बाद अंकिता भंडारी का जो प्रकरण है वो वही का वही है, अभी थमा हुआ। तो सारी चीजें क्या जब राजनीति में कुछ नया उछाल होने वाला होता है तभी बाहर आती हैं, या फिर ये एक ऐसा पर्टिकुलर मुद्दा होगा कि पल पल में याद दिलाना जरूरी है? मैं आपके माध्यम से, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं आपके माध्यम से जितने सारे टोटल प्रत्याशी हैं, मैं चैलेंज करता हूं उनको, मैं उनको चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से कि वो अपनी उपस्थिति दिखाएं कि वो अंकिता भंडारी हत्याकांड में उनका, उस प्रदर्शन में उनका क्या योगदान था और उनकी उपस्थिति कहाँ थी और कब कब कौन कौन सी लड़ाई वो लोग लड़ रहे थे अंकिता भंडारी के लिए। और मैं अपने, मेरे मैं अपने मुंह से क्या बोलूँगा वो परिवार बता देगा, वो पुलिस के दस्तावेज बता देंगे, वो हमारी गिरफ्तारियां बता देंगी उस आंदोलन में हमारी। मैं आपको सारे वो चीज़ें उपलब्ध करा सकता हूँ, मतलब सारा देश जानता है। और हमने कोयल घाटी पे हमारा कम से कम, कोयल ग्रैंड के बाहर कम से नहीं कम आप मान के लीजिए कि 430 दिन से भी ज़्यादा हमारा धरना यहाँ पर चला था। और जितने नेता आज की डेट में दम भर रहे हैं, ये सब लोग रास्ता बदल के गंगा विहार से निकल के भाग जाया करते थे, जिससे कि, क्योंकि हम लोग तो रोज धरने पे बैठना, रोज माताओं के साथ उनके धरने पे बैठते थे, तो ये लोग बच बच के भागा करते थे। मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, आए और बताएं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के समय पे इन लोगों की भूमिका क्या रही और इन्होंने आंदोलन में किस किस रूप में हिस्सा लिया। मैं एक परवीन को जरूर कहूंगा कि परवीन हाँ हमारे साथ शामिल था, परवीन जाटव जो आज दावेदार भी है, वो जरूर निश्चित रूप से, वो छोटा भाई है हमारा,
वो हमारे साथ आंदोलन में शामिल था। लेकिन और कोई भी आकर बताए, जो भाजपा वाले हैं वो भी बताएं, क्या उनके मुंह से कभी कोई आवाज निकली? और जो मैं कांग्रेस के जो आज दावेदार बने हुए हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि आप आओ और अपना दिखाओ अंकिता भंडारी हत्याकांड के समय कि आप लोगों की क्या उस प्रोटेस्ट में आप लोगों की कोई भूमिका रही। आपने बहुत अच्छी बात कही कि वास्तव में एक ये इमोशनल कार्ड बन के रह गया, लेकिन मैं ये मेरे लिए कोई इमोशनल कार्ड नहीं है। मेरे लिए वो छोटी बहन के रूप में हमने उसे माना, और उसकी मैं जिस दिन उसकी बॉडी रिकवर हुई थी उस दिन से लेके प्रत्येक दिन तक, जब तक ये यहाँ पर उनकी मतलब उसकी बॉडी को हमने गांव नहीं भिजवा दिया, उसके पार्थिव शरीर को, और उसके बाद लगातार हम लोग यहाँ धरने पे रहे, लगातार उन चीज़ों को लड़ाई लड़ते रहे। तो मैं मेरे लिए कोई इमोशनल कार्ड नहीं है। मेरे लिए, मैं बहुत भावुक हूँ उस बात को लेके, और मैं खुद 2 बेटियों का पिता हूँ। तो इसलिए मैं मेरे लिए मतलब बहुत ये वैसी बात है। मेरे लिए कोई ये इमोशनल कार्ड नहीं है। मैं बहुत दिल से जुड़ा हूँ इस मामले से, और मेरी दिली इच्छा है कि जब तक उसके कातिलों को अंजाम तक ना पहुंचा दूं, जब तक मैं चुप बैठने वाला भी नहीं हूँ। ये तो बात करी हमने कि दीपक जाटव आखिर कौन है, किस तरीके के उन्होंने मुद्दे उठाए थे और कहाँ तक पहुंचे थे। मगर अब बात करते हैं कि अगर दीपक जाटव सच में मेयर की कुर्सी संभालते हैं तो वो 5 काम जो नहीं हुए हैं शहर में, उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? 5 काम। सबसे पहले तो मैं, जो मेरी प्राथमिकता इस शहर को लेके है, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये बड़ा सौभाग्य है कि ऋषिकेश का नाम योग नगरी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। ये योग की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी है ऋषिकेश। लेकिन इसके साथ दुर्भाग्य देखिए इस ऋषिकेश का, कि योगा फेस्टिवल मुनकी रेती में आयोजित किया जाता है, टिहरी गढ़वाल में। योगा फेस्टिवल आयोजित किया जाता है परमार्थ निकेतन में। तो जो ऋषिकेश के हिस्से का जो यश है, ऋषिकेश के हिस्से का जो इनका योगदान यहाँ पर होना चाहिए ऋषिकेश के नाम का, वो उसको नहीं मिल पाता। आज तक सिंगल वन, जिस दिन से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योगा फेस्टिवल होना शुरू हुआ है, मैं एक भी कह रहा हूँ, एक भी यहाँ पर कोई भी आयोजन ऋषिकेश के गंगा तट पर नहीं हुआ है। तो ये हमारे साथ छल किया गया, ऋषिकेश की जनता के साथ छल किया गया, ऋषिकेश के व्यापारियों के साथ छल किया गया, और ये उन जो उच्च अधिकारी जो पर्यटन विभाग में बैठे हुए हैं, ये सारे खेल उनके द्वारा किए गए हैं। वो गुमराह करते हैं अपने जनप्रतिनिधियों को उतनी जानकारी शायद नहीं थी, या उन्होंने इस बात को कभी तवज्जो नहीं दी कि जिसके कारण आज जो बेनिफिट उन मुनिकीरेती क्षेत्रों को मिलता है, तपोवन क्षेत्रों को मिलता है, जो बेनिफिट परमार्थ निकेतन को मिलता है, वो ऋषिकेश को क्यों नहीं मिलेगा? योग नगरी तो ऋषिकेश है ना, परमार्थ निकेतन थोड़ी है। योग नगरी कोई मुनिकीरेती क्षेत्र थोड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय राजधानी ऋषिकेश को कहा जाता है ना, तो ऋषिकेश में आयोजन क्यों नहीं होगा? वो फंड यहाँ पे लगना चाहिए ना, वो आयोजन यहाँ होने चाहिए, उसका लाभ यहाँ के व्यापारियों को भी तो मिलना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप वहां से काट दो, मैं कह रहा हूँ कि कम से कम एक तो एटलीस्ट एक तो हो, 1 साल तो हो, 1 साल यहाँ हो, 1 साल वहां हो, 1 साल वहां हो, तीनों जिलों में होता रहे। ये हो गया आपका पहला काम। दूसरा काम क्या देखते हैं आप ऋषिकेश क्षेत्र के लिए? दूसरा काम जो बहुत महत्वपूर्ण काम है, मैंने पहले भी अलग अलग मंच के माध्यम से इस बात को हमेशा से कहा है कि ये ऋषिकेश में जो यात्री आता तो जरूर है, लेकिन ऋषिकेश में यात्री रुकता नहीं है। ना रुकने का जो कारण है, वो ऋषिकेश बहुत छोटा शहर है, बहुत कंजेस्टेड शहर है, और यहाँ पर बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पर गाड़ियों के रुकने की, उनको रुकवाने की व्यवस्था है। तो पार्किंग ना होना यहाँ पे यात्रियों का ना रुकने का जो एक कारण है, वो बहुत बड़ा है। तो इसलिए पार्किंग की समस्या से जो ये शहर जूझ रहा है, जगहें हैं हमारे पास, और आप देखिए कि वही जगहें होती हैं जिनको कि प्रशासन के द्वारा 4 धाम यात्रा के समय पे अडॉप्ट किया जाता है। वही जगह होती हैं जिनको कि कावड़ मेला के टाइम पे प्रशासन के द्वारा एक्वायर किया जाता है। वही जगहें होती हैं जिनको कि कुंभ मेला के टाइम पे एक्वायर किया जाता है। वही जगह होती है जिनको कि बड़े स्नान पर्वों की डेट पर, तिथियों पर हमें प्रशासन के द्वारा एक्वायर किया जाता है। लेकिन उसके बाद फिर जस के तहत जैसे वो काम निपटा, उसके बाद उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है। तो परमानेंट एक स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसा डेवलप हो, परमानेंट एक ऐसे नोडल ऑफिसर की नियुक्ति यहाँ पर जो हो, जो इस स्ट्रक्चर की रक्षा कर सके, जो इस स्ट्रक्चर को बनाए रख सके, जिससे कि बार बार आग लगने पे कुआं खोदने वाली स्थिति ना रहे, और परमानेंट वो चीज़ें यहाँ पे स्थापित रहें। वो जगहें जो चिन्हित करी जाती हैं प्रशासन के द्वारा, वो जगहें स्थापित रहें, जिससे कि यात्री को ना भटकना पड़े, यात्री यहाँ पर आए, उसकी गाड़ियों को समुचित स्थान मिले, यात्रियों को रुकने की समुचित जगह मिले, तो इस ऋषिकेश का व्यापार बढ़ेगा, यहाँ का काम बढ़ेगा, यहाँ का रोजगार बढ़ेगा। यानी कि पार्किंग। बहुत पार्किंग पहला आपने काम बोला है कि ऋषिकेश में अगर कुछ भी कार्यक्रम होता है तो योगा जिसे बोला गया है,
योग नगरी कहलाई जाए। दूसरा पार्किंग, तीसरा काम क्या हो सकता है महत्वपूर्ण? तीसरा काम यहाँ पर जो है वो एक यहाँ के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा छल किया जा रहा है। देखिए, बहुत बड़ा संस्थान केंद्र सरकार के द्वारा ऋषिकेश में एम्स के रूप में यहाँ बनाया गया, और वो एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है रोगियों के लिए, मरीजों के लिए। दूर दूर से दूसरे प्रदेशों से भी लोग आते हैं। लेकिन जो हमारे ऋषिकेश का जो युवा है वो अपने आप को छला हुआ महसूस करता है। उसका कारण क्या है कि उनको जब ये स्टार्टिंग में यहाँ पर एम्स के द्वारा स्टार्टअप स्टार्ट हुआ, तो सब लोगों को छोटे छोटे कामों में सब लोगों को भर्ती में लगाया गया था, टेम्परेरी बेसिस पे लगाया गया था। अब उनको काम करते हुए हो गए 4 साल 6 साल, किसी को 8 साल, चाहे स्टोर कीपर थे, चाहे गार्ड थे, चाहे और किसी हेल्परी में बहुत सारे लोग थे। तो उन लोगों को आज की डेट में सबको निकाल दिया गया। अब उनकी सुनवाई करेगा कौन, उनकी बात को रखेगा कौन? जो जिम्मेदार यहाँ पर नेता है, ये उन्हीं की ड्यूटी बनती है ना, क्योंकि उन लोगों ने उनसे वोट लिया है, चाहे वो कोई भी थे, कोई भी नेता थे, किसी भी पार्टी के थे। तो अब ना तो कोई डीन से बात कर रहा है, ना कोई डायरेक्टर से बात कर रहा है, ना कोई स्वास्थ्य सचिव से बात कर रहा है, ना कोई स्वास्थ्य मंत्री से बात कर रहा है, ना कोई मुख्यमंत्री के पास। वो बेचारे आज भी, अगर आप देखेंगे तो एम्स से थोड़ा सा पहले एक जगह पड़ती है रामनगर, मतलब थोड़ा सा ही अंतर है 300-400 मीटर का। तो वहाँ पर वो, मुझे लगता है शायद उन लोगों को 1.25 साल या 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, जो गार्ड है, 300 से ज़्यादा गार्ड हैं जो बैठे हुए हैं वहाँ पर धरने पे, और लगातार बेचारे धूप में, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में वहाँ पर आज भी जमे हुए हैं। तो उन लोगों को की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और उसके जैसे और भी कई उदाहरण हैं। और भी वहाँ पे कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनको कि बाहर कर दिया गया। तो उन लोगों की नौकरी की दोबारा से रक्षा हो, उन लोगों को दोबारा काम करने का मौका मिले, क्योंकि सरकार ने किया है वहाँ पर, उपनल से भर्ती शुरू कर दी है। उपनल में कौन लोग हैं कि जो पूर्व सैनिक हैं, जो आए हैं लौटकर, तो उन लोगों को वहाँ पर मौका दिया जा रहा है। अरे भाई, उनको आप दूसरी जगह पे, उनके पास तो दूसरे अवसर है काम के, लेकिन एक आदमी तो बिल्कुल ही बेरोजगार हो गया है ना। तो उस बेरोजगार के लिए, उस बेरोजगार परिवार के लिए तो आपको, सरकार को सहानुभूतिपूर्वक कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो ये जिम्मेदारी यहाँ के नेता की है, यहाँ की जिम्मेदारी जो यहाँ का निर्वाचित व्यक्ति होगा उसकी है। चौथा काम? चौथा काम, मैं बड़ी भावनात्मक जुड़ाव महसूस करता हूँ इस बात के लिए कि मैं खुद भी एक गौ सेवक के रूप में रहा हूँ, और मैं पशु प्रेमी हूँ। तो मैं दर दर यहाँ पे भटकते हुए निराश्रित पशुओं को मैं देखता हूँ, और चूंकि यहाँ पर धार्मिक संस्थाओं की भी काफ़ी बड़ी संख्या में, हमारे यहाँ आश्रम, हमारे यहाँ मठ, हमारे यहाँ मंदिर बहुत बड़ी तादाद में है, और ये मठ मंदिरों की नगरी है ऋषिकेश। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा तो कोई ऐसी, जबकि पशुपालन विभाग है, जबकि कोई ऐसी योजना उनके लिए, चारे की, उनके लिए उनको व्यवस्थित रूप से रखने की सरकार के द्वारा नहीं कोई की जा रही। तो मेरी एक अपनी दिली इच्छा है कि मैं उस पशु कल्याण के लिए धार्मिक संस्थाओं की मदद लेकर, और उनके जो निराश्रित सड़कों पे घूमने वाले पशु हैं, और जो विकलांग हैं, जो चोटिल हो जाते हैं ट्रैफिक के कारण, तो मैं उनके लिए कुछ वहाँ पर व्यवस्था करवा पाऊँ। और संस्थाओं के पास आज भी बड़ी बड़ी ज़मीनें यहाँ पर हैं, बस मदद के तौर पे करना ये होगा कि उसकी जिम्मेदारी हम लोगों को लेनी होगी कि उनके लिए चारे की, पानी की व्यवस्था हम लोग करें। लेकिन जगह, मुझे लगता है, क्योंकि जैसा धार्मिक स्वरूप उन संस्थाओं का है, और जिस तरीके से वो आज भी काम करती आ रही हैं, तो वो लोग हमें निराश नहीं करेंगे। और नगर निगम के माध्यम से हम लोग उनसे ये मदद मांगेंगे तो वो ज़रूर इसमें मदद भी करेंगे। मैं उन सारी धार्मिक संस्थाओं के खुद से पास जाऊँगा और उन लोगों से इसमें मदद की अपील करूँगा। पांचवा और आखिरी काम? पाँचवा आखिरी काम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक व्यापारिक सोच रखने वाला व्यक्ति हूँ, और बहुत पॉजिटिव सोच रखने वाला व्यक्ति हूँ, और युवाओं के लिए हमेशा से कुछ करने की इच्छा रही है, कुछ योजनाओं की इच्छा रही है। तो उसमें एक मेरा बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा है कि जिस तरीके से मुनि की रेती क्षेत्र में राफ्टिंग के कारण व्यापार बढ़ा है, जैसे वहाँ पे काम बढ़ा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज गंगा नदी में राफ्टिंग के काम को जाना जाता है। तो राफ्टिंग का काम केवल मुनि की रेती में खारा स्रोत पे आके ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद हमारे पास बैराज में एक बहुत बड़ी झील है। जैसे वाटर स्पोर्ट्स वहाँ पर बनाए गए हैं टिहरी झील में, तो वहाँ पे जेट बोट हैं, वहाँ पर जेट स्कूटर्स हैं, वहाँ पे स्पीड बोट्स हैं, पैराग्लाइडिंग वहाँ पे करवाई जा रही है। तो इस तरीके के काम हमारे यहाँ बैराज में हो सकते हैं। ये विज़न नहीं था पुराने जो लोग यहाँ पर कभी यहाँ पर रहे हैं, तो जो उसका उपयोग नहीं कर सके। जिस तर्ज पर वहाँ काम हो सकता है, तो उस तर्ज पे यहाँ भी काम हो सकता है। वही सेम पैटर्न है, वही वाटर का नेचर है, वही उसने वैसी उसी तरीके की झील है। तो युवाओं को बहुत बड़ी संख्या में मौका मिलेगा, स्वरोजगार के साधन बढ़ेंगे, और इस क्षेत्र का व्यापार बढ़ेगा, यहाँ पर खुशहाली होगी। ये मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और इसमें मैं निश्चित रूप से आगे बढ़ूंगा। मैं सरकार के साथ, चाहे मुझे कितने दौड़ भाग करनी हो, लेकिन मैं इस काम को करवा कर छोड़ूंगा। मैं वाटर स्पोर्ट्स का जोन बनवाऊंगा बैराज में। वाटर स्पोर्ट का जोन बनवाएंगे बहराज में। और इससे पहले 5 साल
5 काम एक जनप्रतिनिधि को दिया जाता है, उन्होंने पहले से अपने डिसाइडेड कर रखे हैं, और मैं आपको याद दिला दूं, ये वही 5 काम है जो कि हर एक जनप्रतिनिधि बात करता है ऋषिकेश में। कुछ बड़ा शहर नहीं है ऋषिकेश, बहुत छोटा सा शहर है। चाहे हम बात कर लें नगर निगम से लेकर पुरानी चुंगी तक, वो छोटा सा पैच जहाँ शहीद के नाम पर एक सड़क बनाई गई है, उस पैच का क्या हाल है। चाहे हम बात कर लें सड़क किनारे उन नालियों का, कि जब बरसात आती है तो पूरा उफान में साई घाट से लेकर पूरा एक पानी का पैच बाहर निकल जाता है। चाहे हम बात कर ले वो स्ट्रीट लाइट्स की, जो कि आरटीओ ऑफिस की तरह पूरी लाइन पे लगी है अमित ग्राम तक, हालांकि उससे आगे लेके भी नहीं गए, उस नगर निगम क्षेत्र को वहीं तक सीमित रख दिया गया। काफी सारी बातें ऐसी है, मगर सबसे मुख्य और सबसे अलग बात जो पूरे शहर को अलग करती है, योग नगरी, यानी कि वो नगरी जहां योग का जन्म हुआ है। और योग का जन्म हुआ है हमारे घाटों से, यानी कि हमारे घाट, त्रिवेणी घाट, तमाम, चाहे हम पूर्णानंद घाट, किसी की भी बात कर लें। काफी बातें हुई हैं, मगर आप बात करते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है सर, आप समझ रहे होंगे, यानी कि धन, बल, पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है अपने आप को उस पद तक लाने के लिए। तो क्या है व्यवसाय आपका और कहाँ से आएगा इतना फंड? नहीं नहीं, ये इसमें कोई बहुत फंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसके लिए हमें पैसा खर्च करके और हमें कुछ खरीदना पड़ रहा हो। ये तो जनता का दिल जीतने की बात है। तो जनता का दिल जिसके साथ जुड़ा होगा, जनता का मन जिसके साथ जुड़ा होगा, जनता अपने आप, ऋषिकेश की ये महान जनता अपने आप को जिस प्रत्याशी को इतना सक्षम समझेगी कि वो उसको ये जिम्मेदारी सौंपने के लायक समझेगी, उसको वो अपना मत दे के, और मत की तो देखिए कोई कीमत नहीं होती, मत का कोई वैल्यू ऐसी नहीं है कि इसका कोई कीमत रखी जा सके। ये तो जिसको वो ठीक समझेगी उसको अपने दिल से राजा बना देगी और राजा बना के उस पद पे बैठाएगी। तो वो चुनाव तो जनता ने करना है, और ये कोई धनबल का चुनाव नहीं होगा, ये गरीब जनता का चुनाव होगा। और गरीब जनता तो खुद अपने दिल की राजा होती है, उसको कोई ऐसा लोभ नहीं होता, उससे कोई ऐसा लालच नहीं होता। वो तो राजाओं की तरह अपना मन रखती है, और जिस पे एक बार आ गया तो उस पे अपना मन लुटाएगी और उसको राजा बना देगी, स्थापित राजा कर बना देगी। देगी। एक आखिरी सवाल सर, बहुत बड़ा सेशन हो रहा है, काफी सारे सवाल थे, मगर मैं आरोप प्रत्यारोप जो तमाम एक नेता पे लगते हैं, उन अलग, वो एक अलग सेशन होगा, एक अलग आपके सामने एक एपिसोड लेके आऊंगा, जिसमें कि दीपक सर इस साइड बैठे रहेंगे और मैं इस साइड बैठा रहूंगा। उसमें बात करेंगे हम कि किस तरीके से जो बातें होती हैं, जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, उन सारे सेशंस का एक अलग एक इंटरव्यू लूंगा मैं उनका। मगर सर एक आखिरी सवाल आपसे, क्या अपील रहेगी जनता से, क्या अपील रहेगी पार्टी से, उन सब बातों पे बात। मैं पहले तो मैं पार्टी की बात आपको कहूँ कि मैं पार्टी के लिए आपको ये आश्वस्त करता हूँ, मैं अपने वरिष्ठ नेताओं को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि अगर तो वो मुझ पे भरोसा करते हैं और मुझे ये अवसर प्रदान करते हैं कि मुझे टिकट प्रदान करके पार्टी से और चुनाव लड़ने का अगर वो मुझे मौका देते हैं, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ईमानदारी से और बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ूंगा, और मैं निश्चित रूप से जीत कर आऊँगा। और अगर कहीं कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि मुझे टिकट अगर नहीं दिया जाता और किसी दूसरे प्रत्याशी पे पार्टी भरोसा करती है, तो मैं पार्टी का ईमानदार सिपाही होने के नाते मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, अपने वरिष्ठ नेताओं को आश्वस्त करता हूँ कि मैं उसके लिए काम करूँगा। उस जो भी प्रत्याशी अगर आएगा, मैं उसका प्रस्तावक खुद बनूंगा, और मैं उसके माला खुद उसके गले में पहनाऊंगा और उसे अपने कंधे पर उठाकर मैं लेके चलूंगा। लेकिन इसके साथ ही मैं बाकी जितने भी प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं, मैं उनसे भी आपके माध्यम से कहता हूं कि वो भी इस बात का दम भरें, वो भी इस बात की हामी भरें, जो बात मैं कह रहा हूं कि वो पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे, और जो पार्टी का आदेश होगा उसको सरमाथे पर रखेंगे। दूसरी बात, मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच में हूँ, आप लोगों के शहर का बेटा हूँ, आप लोगों का बच्चा हूँ, इसी शहर में पैदा हुआ, इसी शहर में पला बड़ा। हमेशा से आप हमारा व्यवहार, हमारे परिवार का व्यवहार सब देखते आए हैं, और कभी कोई जीवन में ऐसा कोई आरोप प्रत्यारोप, हमारे कोई कलंक ऐसा माथे पर नहीं रहा है कि जिसकी वजह से मुझे कभी शर्मिंदगी उठानी पड़ी हो। और ना ही मैं जीवन में कभी ऐसा मौका दोबारा कभी किसी को दूंगा कि कोई मुझ पर मेरे ऊपर कोई उंगली उठा सके। तो आप मुझ पर विश्वास बनाए रखिएगा, जो प्यार आज तक आप लोगों ने दिया है, उस प्यार को आप मुझे देंगे, तो मैं आपकी मान का और आपके सम्मान का मैं उसकी रक्षा भी करूंगा, और वो आपको उसी रूप में लौटाऊंगा भी। बेटा हूँ, बेटा ही बन के रहूंगा, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं बेटा हूँ और बेटा ही रहूंगा आपका। चलिए, मेरी चाय भी खत्म हो गई, और आशा है कि इस पूरे इंटरव्यू में आपने भी चाय की प्याली या गर्म पानी की प्याली ली होगी, वो भी खत्म होगी। मगर फिर से भगोना चढ़ा दीजिए अपने चूल्हे पर,
क्योंकि एक और साक्षात्कार दीपक जी के साथ मैं ज़रूर लेके आऊँगा आप सभी के सामने, और बात करेंगे कि किस तरीके से जो आरोप लगे हैं और किस तरीके जो प्रत्यारोप है उसमें कितने सिद्ध हैं और कितने ऐसे ही चल कर आ गए हैं। मगर अभी सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मेयर सीट के दावेदारी करते करते क्या मेयर पद के हकदार होंगे दीपक जाटव या फिर और कोई होने वाला है। बने रहिएगा लोकार्पण के साथ, क्या कुछ होता है आपको जोड़े चलेंगे ऋषिकेश की पूरी नगर निगम की नगर पार्षद तक पहुंचाएंगे आपको, और क्या कुछ चल रहा है ऋषिकेश में उन सभी चीजों पर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।